हेलो गाइस। तो इस वीडियो में अपन अस्थमा के फिनोटाइप्स की बात करेंगे कि कितने टाइप के अस्थमा होते हैं, किस तरह से अस्थमा डेवलप होता है, उनके क्या बायोमार्कर्स होते हैं, उस बायोमार्कर के अकॉर्डिंग ही उनका ट्रीटमेंट भी होता है। तो बहुत एक ईजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अच्छे से सुनना है आपको। तो सबसे पहले अस्थमा फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये अस्थमा के सब टाइप्स होते हैं। दीज आर द सब टाइप्स ऑफ द अस्थमा दैट फोकस्ड ऑन क्लिनिकल वेरिएबिलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्लिनिकली वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब टाइप्स जो अस्थमा है उसके अलग अलग आप बोल सकते हो कि क्लिनिकल सिम्टम्स भी उसमें थोड़े अलग होंगे। ठीक है, बायोमार्कर्स जिसको अपन यहाँ पे एंडोटाइप्स बोलेंगे। ठीक है, तो बाहर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आ रहे हैं डिजीज के, जो सिम्टम्स आर दैट इज फिनोटाइप्स। ठीक है, एंड द बायोमार्कर दैट आर दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फॉर दिस डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम्स आप बोल दो। जो पैथोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म हो सकती है या बायोमार्कर्स हो सकते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एंडोटाइप्स। तो जो एंडोटाइप्स या जो बायोमार्कर्स जो पैथोबायोलॉजिकल सिचुएशंस, कंडीशंस, मैकेनिज्म्स, जो ये अलग अलग मतलब बोल सकते हैं कि सब टाइप्स दे रही है आपको, उसको जिसको अपन फिनोटाइप बोल रहे हैं इस्तेमाल के, वो उस कारण से ही होते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप और एंडोटाइप में आपको अंतर समझ में आया होगा। फिनोटाइप आर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज। ठीक है, एंडोटाइप्स आर दोज बायो मार्कर्स और पैथोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज पर्टिकुलर फिनोटाइप्स। ठीक है, चलिए। तो दो तरह के होते हैं ये यूजुअली। पहला TH2 एसोसिएटेड अस्थमा और दूसरा TH2 नॉन एसोसिएटेड अस्थमा। मतलब इसमें TH2 जो पाथवे होता है, टी हेल्पर टाइप 2, ठीक है, उसका सेल का पाथवे यदि एसोसिएट हो रहा है, TH2 आपको मिल रही है, ठीक है, वो इन्वॉल्व है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, TH2 एसोसिएटेड फिनोटाइप्स। और दूसरा TH2 नॉट एसोसिएटेड। ठीक है, तो TH2 एसोसिएटेड अस्थमा की अपन बात करें तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये मेनली जो पेशेंट है उसको एटोपी होती है और वो एलर्जिक होता है किसी न किसी चीज़ों से। ठीक है, तो एटोपी मतलब उसकी जो इंटेंसिक फैक्टर्स हो गए वो, जिस कारण से वो उन पर्टिकुलर एलर्जेंस के लिए एलर्जिक है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो एरिया का इन्फ्लेमेशन होता है, वो इओसिनोफिलिक टाइप का होता है। मतलब आप जब बाल लेते हो या फिर स्पूटम की भी बात करूँ तो मोर देन 2% इओसिनोफिल यदि स्पूटम में भी आ रही है तो उसको अपन इओसिनोफिलिक टाइप ऑफ अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, तो TH2 एसोसिएटेड जो अस्थमा का जो फिनोटाइप है वो एटोपी पेशेंट को होनी चाहिए। एटोपी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, ठीक है, राइनोसाइनोसाइटिस हो सकता है, ठीक है, और पॉलिप्स हो सकते हैं, ठीक है, और अस्थमा तो होता ही है। ठीक है, फूड एलर्जी उसको हो सकती है, किसी प्रकार की किसी फूड से एलर्जी हो, तो मेनली ये TH2 एसोसिएट टाइप ऑफ अस्थमा में आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर लगभग इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे टाइप्स है TH2 एसोसिएटेड अस्थमा की, उसमें बहुत सारे फिनोटाइप्स की मैं बात करूंगा। तो पहला मैं बोल रहा हूँ अर्ली ऑनसेट एलर्जिक अस्थमा। सुनना, आप समझना इसको। पहला अर्ली ऑनसेट एलर्जिक अस्थमा। अर्ली ऑनसेट मतलब दिस स्टार्टेड इन अर्ली चाइल्डहुड। तो बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा होता है वो यही होता है। ठीक है, तो ये TH2 एसोसिएटेड अर्ली ऑनसेट जो एलर्जिक अस्थमा है वो बच्चों में। अब एलर्जिक में बोल रहा हूँ मतलब आपका IgG यहाँ पे बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कि इट दिस इज सब टाइप ऑफ द अस्थमा विच स्टार्ट्स इन अर्ली चाइल्डहुड एंड पेशेंट मेंटेन द सिम्टम इन इवन एडल्टहुड। ठीक है, इवन एडल्टहुड तक सिम्टम यहाँ पे मेंटेन रहते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ये माइल्ड टाइप का होता है, मॉडरेट तक हो सकता है, सीवियर यूजुअली उतना नहीं होता क्योंकि बच्चों से स्टार्ट हो गया तो ट्रीटमेंट चलता रहता है, साथ में कुछ ना कुछ डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, घरेलू ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ पेरेंट्स दे रहे होते हैं बच्चों को। तो ये माइल्ड टाइप ही मोस्ट कॉमनली टाइप का होता है। यहाँ पर जो स्किन प्रिक टेस्ट ऑफ पॉजिटिव आएगा, क्यों, मैंने बोला कि एलर्जिक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्किन प्रिक टेस्ट है या एलर्जिक टेस्ट जिसको बोलते हो, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, किसी न किसी एलर्जन से वो पर्टिकुलर बच्चा जो है वो एलर्जिक होता है। ठीक है, हाई सीरम इओसिनोफिल मतलब बोल सकते हैं कि इओसिनोफिल्स का जो वैल्यू है, जो टोटल इओसिनोफिलिक काउंट है वो हाई होगी, और साथ में एंटीबॉडी सीरम IgE टाइप ऑफ जो इओसिनोफिल जो सॉरी एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो भी यहाँ पे हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे फिनो का लेवल भी हाई रहेगा।
ठीक है। फिनो भी आप एक याद रख सकते हो कि जैसे बायोमार्कर फॉर एलर्जिक टाइप ऑफ अस्थमा, जो एलर्जिक सिचुएशन है उसमें भी फिनो इंक्रीज होता है। यस, यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, ठीक है, उनके फादर को या उनकी मदर को या फैमिली के अंदर किसी न किसी को अस्थमा होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑफ अस्थमा जो फिनोटाइप है उसके एंडोटाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो उसी से इसका ट्रीटमेंट भी निकल के आता है। तो एक जनरल चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं, एंडोटाइप्स होते हैं, वो स्टेरॉइड सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और दूसरा अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, जो एक्सरसाइज इंड्यूस होता है जैसे, ठीक है, वो मोंटेलुका से मतलब इफेक्ट होता है, उनका ट्रीटमेंट होता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे साइटोकाइंस होते हैं मेनली IL-4, 5, 9 और 13, ये लिख लेना आप, 4, 5, 9, 13, और एक होता है पेरिओस्टिन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है वो मेनली कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, जो इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, वो मैंने आपको गाइडलाइन में बताया था, जीरा गाइडलाइन की मैंने बात की थी, कौन सा प्रीफर ट्रेक आप यूज़ करते हो, यूजुअली ट्रेक 1 यूज़ किया जाता है, अल्टरनेटिव ट्रेक भी आप यूज़ कर सकते हो बच्चों के अंदर, ठीक है। चलो, दूसरा है TH2 एसोसिएटेड अस्थमा है, तो TH2 टारगेटेड थेरेपी भी आप यहाँ पे यूज़ करते हो, जिसका एग्जांपल है यहाँ पे एंटी-IgE एंटीबॉडी जो अपन यूज़ करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ओमालिजुमैब, ठीक है। लेकिन ये मेनली सीवियर टाइप ऑफ अस्थमा यूज़ की जाती है, और यहाँ पे सीवियर उतना होता नहीं है, लेकिन एसोसिएटेड सिम्टम्स को साथ में हो और चीज़ें हो, अनकंट्रोल्ड यहाँ पे हो सकता है। अनकंट्रोल्ड सीवियर में अंतर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ इस बारे में, कि अनकंट्रोल्ड है कि ट्रीटमेंट ढंग से नहीं ले रहा, ठीक है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल जिसको अपन बोलते हैं, डिफिकल्ट टू, ठीक है, डिफिकल्ट टू ट्रीट जिसको अपन बोलते हैं, तो उसके अंदर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते, वहाँ पे उसको यूज़ नहीं करना, वहाँ तो आपको ट्रीटमेंट देना। हाँ, सीवियर टाइप ऑफ अस्थमा जिसमें आप ट्रीटमेंट दे रहे हो अच्छे से फिर भी नहीं हो पा रहा है, तब जाके आप अमोलिजुमैब यूज़ करते हो, ठीक है। दूसरा है लेट ऑनसेट अस्थमा। लेट ऑनसेट अस्थमा या इसको परसिस्टेंट इओसिनोफिलिक फिनोटाइप बोलेंगे, परसिस्टेंट इओसिनोफिलिक, लेट ऑनसेट परसिस्टेंट इओसिनोफिलिक फिनोटाइप ऑफ अस्थमा, ठीक है। परसिस्टेंट है, इओसिनोफिलिक मतलब एलर्जिक टाइप है ये, लेकिन ये लेट ऑनसेट है। तो अब लेट ऑनसेट मैंने बोला तो इसका मतलब ये डेवलप इन एडल्ट लाइफ, तो 20 to 40 ईयर ऑफ एज ग्रुप में के अंदर ये मतलब 20-25 साल का बच्चा हो गया उसके बाद ही डेवलप होना स्टार्ट होता है, इवन 40 में भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फॉर्म जो होती है वो सीवियर फॉर्म होता है ये वाला, ठीक है, ये सीवियर फॉर्म होता है क्योंकि वो लेट 20 या लेट 20 to 40 तक स्टार्ट होता है। सीवियर फॉर्म का मतलब स्टेरॉइड रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे इनहेल्ड स्टेरॉइड का उतना यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए ये नॉन एटोपिक नॉन एलर्जिक टाइप होता है, यहाँ पे एटोपी नहीं होती। लेकिन एक यही तो एक मजे की बात है, लेट ऑनसेट, लेकिन ये होता परसिस्टेंट इओसिनोफिलिक टाइप है। परसिस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ कि इनहेल्ड कोर्टिसोइड देने के बाद में भी आपको स्पूटम और ब्लड के अंदर इओसिनोफिलिया मिलेगा, मतलब स्टेरॉइड रेजिस्टेंस, स्टेरॉइड देने के बाद में भी इओसिनोफिल्स कम नहीं हो रही, ठीक है। तब आपको एक सोचना पड़ेगा कि आपने वापस ट्रीटमेंट दिया, 3 महीने बाद में वापस आपने IgE लेवल करवाया या टोटल इओसिनोफिल काउंट आप करवाते हो तो लगभग उतना ही रहता है या बढ़ रहा होता है इनहेल स्टेरॉइड देने के बाद में भी, तब आपको ये सोचना है कि ये नॉन एटोपिक और नॉन एलर्जिक टाइप ऑफ अस्थमा है। तो यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री हो भी सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ऑफन एसोसिएटेड विद साइनस डिजीज़, ठीक है, तो बच्चों में साइनस डिजीज यूजुअली नहीं होती, लेकिन जो एडल्टहुड वाले जो 20-30 साल के आसपास होते हैं उनमें साइनस डिजीज रहती है, साइनोसाइटिस रहता है, राइनोसाइनोसाइटिस रहता है, पॉलिप्स रहते हैं, तो वो यहाँ पे ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब यहाँ पे जो एंडोटाइप होता है वो कौन सा होता है, पहला परसिस्टेंट स्पुटम इओसिनोफिलिया मोर देन 2%, मोर कॉम्प्लेक्स TH2 पाथवे यहाँ पे यूज होता है, एक सिंपल TH2 पाथवे यूज नहीं होता, मोर कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे जो इंटरल्यूकिन्स है वो उनके अलावा यहाँ पे आएंगे 5 और 13, 5 एंड 13। वहाँ पे मैंने कौन कौन सा बताया था, IL-4, 5, 9 और 13। यहाँ पे कौन सा है, मेनली 5 और 13 यूज होता है। फिनो यहाँ पे एलर्जिक तो है ना, तो फिनो यहाँ पे इंक्रीज होती। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट फिर आप सोचो कि स्टेरॉइड रेजिस्टेंस है तो ट्रीटमेंट फिर क्या दे, तो ट्रीटमेंट में मैंने बोला था कि जो अर्ली ऑनसेट वाला था वहाँ पे इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड आपने दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप हाई सिस्टेमिक डोज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हो, ठीक है। तो ट्रीटमेंट यहाँ पे हाई सिस्टेमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड आपको देना होता है, या फिर इंटरल्यूकिन 5 टारगेटेड थेरेपी भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। थर्ड टाइप है यहाँ पर एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, किसी ने एक्सरसाइज की और उसको कफिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो सिम्टम एक्सपीरियंस आफ्टर एक्सरसाइज, दिस इज द माइल्ड फॉर्म ऑफ टाइप 2 ऑफ अस्थमा। टाइप TH2 टाइप ऑफ अस्थमा माइल्ड फॉर्म होता है, ये भी माइल्ड होता है, और यहाँ पे किसमें होता है, इन एटोपिक एथलीट्स,
ठीक है, जो थोड़े बहुत किसी से एलर्जिक होते हैं उनके अंदर ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बायोमार्कर अगेन TH2 साइटोकाइंस, यहाँ पे इंटरल्यूकिन 9 होता है मेनली, इंटरल्यूकिन 9। और यहाँ पे एक याद करने की चीज़ है आपको, सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन, सिस्टिनिल ल्यूकोट्राइन, वो भी एक तरह का यहाँ पे बायोमार्कर होता है, एंडोटाइप होता है। तो सिस्टिनिल ल्यूकोट्राइन मैंने बोला, इसका मतलब ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे मोंटेलुकास्ट का आपका रोल रहेगा। इसके अलावा तो यहाँ पे ट्रीटमेंट में आप कोर्टिकोस्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं है आपको, आप मोंटेलुकास्ट दे दो, डिओक्सिडी मोंटेलुकास्ट, वो ठीक रहेंगे। ठीक है, तो ये मेनली जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, जो एडल्ट जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मेनली मिलता है। तो यहाँ पे खाली मोंटेलुकास्ट से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है एस्पिरिन एक्जिसर्बेट रेस्पिरेटरी डिजीज, AERD इसको बोलते हैं। एक तरह का फिनोटाइप, अस्थमा का ही फिनोटाइप है, अस्थमा का ही टाइप होता है ये, एस्पिरिन एक्जिसर्बेट रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, चलिए, तो ये भी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में मिलता है, प्रोग्रेसिव सीवियर टाइप ऑफ अस्थमा में होता है अकाउंट, मतलब धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है और इस सीवियर फॉर्म भी इसकी हो सकती है। अगेन यहाँ पे बायोमार्कर सेम होता है जो एक्सरे इंड्यूस्ड में था, जैसे सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन्स, सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन। इसलिए ट्रीटमेंट में हम अगेन मोंटेलुकास्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मोंटेलुकास्ट यहाँ पे यूज होगा, स्टेरॉइड भी यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, इको टाइप होता है, इसको कैटामिनिल अस्थमा बोलते हैं, मतलब जो जस्ट जिसको मतलब जो मेंसेस स्टार्ट हुए हैं उनको अस्थमा होता है। तो उसके अंदर भी जहाँ तक मुझे याद है, इसके अंदर भी आप ग्लूकोट्राइन्स इनहिबिटर ही वहाँ पे देते हो। नेक्स्ट है नॉन TH2 टाइप या नॉन TH2 एसोसिएटेड टाइप ऑफ फिनोटाइप्स। तो उसके अंदर पहले मैं बात कर रहा हूँ ओबेसिटी रिलेटेड अस्थमा। ठीक है, तो जो मेनली जो फीमेल पेशेंट होते हैं, जो फीमेल ओबीज पेशेंट है, उनके अंदर अस्थमा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बचपन में डेवलप हुआ तो ओबेसिटी एडल्ट में डेवलप होगा। तो ये ऑप्शन यूजुअली इसमें क्या लिखा है, ओबेसिटी मोर अफेक्ट अस्थमा इफ अर्ली इन लाइफ। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्ली लाइफ में ही कोई ओबेज होते हैं, बच्चे होते हैं, मेन जो फीमेल्स जो बच्चे होते हैं, फीमेल किड्स होते हैं, तो उनके अंदर यदि ओबेसिटी है तो अर्ली लाइफ के अंदर जो अस्थमा वो ज़्यादा खराब होता है। ठीक है, तो मोर अफेक्ट द अस्थमा। कॉमनली वुमेन होती है, ओबेज होती है, और मेनली लेट ऑनसेट ही होता है। मैंने आपको बोला लेट ऑनसेट होता है, तो माइल्ड, तो ये मेनली जो है वो 40 एज ऑफ ईयर्स में होता है। और ये नॉन एलर्जिक टाइप है, मैंने आपको बोला ये TH2 नॉट एसोसिएटेड वाला है, यहाँ पे नॉन TH2 टाइप ऑफ है, तो यहाँ पे एलर्जी का रोल यहाँ पे नहीं है। तो नॉन एलर्जिक टाइप होता है, खाली मेनली ओबेसिटी से रिलेटेड होता है, फीमेल्स के अंदर ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मैंने बोला नॉन एलर्जिक, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एंडोटाइप्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, नॉन TH2 मेडिएटर्स, नॉन TH2 टाइप ऑफ मेडिएटर्स एंडोटाइप यहाँ पे होंगे। तो उसके अंदर आता आपका आता है TNF अल्फा। ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड IL-6। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने बोला कि नॉन एलर्जिक टाइप है, तो यहाँ पे इयोसिनोफिल भी आपका लेवल लो होगा और फिनो भी यहाँ पे लो आएगा, फिनो भी यहाँ पे नॉर्मल या फिर लो आ सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात करूँ तो अगेन अब नॉन एलर्जिक टाइप का है, ओबेसिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, वेरी रेयरली ये वाले बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स आएगा स्टेरॉइड के साथ में। तो मेनली जो ट्रीटमेंट रहेगा वो रहेगा बैरियाट्रिक सर्जरी। ठीक है, तो बैरियाट्रिक सर्जरी इज द गुड रिस्पॉन्स इन दिस टाइप ऑफ वेरिएंट ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिलिक अस्थमा। अब थोड़ा सा शॉकिंग टाइप का होता है, न्यूट्रोफिलिक अस्थमा भी होता है। ये अस्थमा यूजुअली अपन इयोसिनोफिली सोचते हैं, लेकिन एक सब टाइप है जो अस्थमा का न्यूट्रोफिलिक होता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा खोज नहीं हुई है अभी, लेकिन आपको ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो कैसे होता है, ये अनक्लियर टाइप का अस्थमा, मेनली न्यूट्रोफिल अलोंग विद इयोसिनोफिल। तो ऐसा पेशेंट जिसके पास में पहले इयोसिनोफिल था, अब उसमें वायरस इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको बार बार हो रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके एयरवेज में न्यूट्रोफिल्स भी मिलने लगती है। ठीक है, समझना आप इसको, बैकग्राउंड में इयोसिनोफिल अस्थमा ही था। ठीक है, अब उसको इन्फेक्शन जो रिपीटेड इन्फेक्शन होते, एयरवे इन्फेक्शन दैट लीड्स टू न्यूट्रोफिल, मतलब न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, सब मतलब न्यूट्रोफिल कलेक्शन आप बोल सकते हो। तो फिक्स्ड एयरवे लिमिटेशन यहाँ पे होता है और थिक एयरवे वॉल्स यहाँ पे होती है। क्यों, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे फिक्स रिटेंशन हो जाता है। फिक्स लिमिटेशन मतलब फाइब्रोसिस हो गया एयरवे के अंदर, इन्फेक्शन हुआ, बार बार हीलिंग हुई, फाइब्रोसिस हो गया, तो आपको न्यूट्रोफिल भी साथ में मिलती है। ठीक है, इसलिए न्यूट्रोफिलिक सब टाइप ऑफ मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होगी, द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स विद द पॉसिबल रोल ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, तो किसी किसी पर्सन का रिस्पॉन्स होता है उस पर्टिकुलर सॉरी गाइस बैक्टीरिया और वायरस के लिए।
ठीक है। तो अस्थमा उसको पहले से था लेकिन उतना नहीं था, हल्का फुल्का अस्थमा था, ऐसे बोल दो कि बैकग्राउंड में इओसिनोफिलिक अस्थमा ही था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसको बार बार वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी इन्यूट इम्यून रिस्पॉन्स जो है, जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है, उसने वहाँ पे यहाँ पर एक अस्थमा की तरह मतलब बोल सकते हो कि फिक्स्ड एयरवे डिफेक्ट कर दिया, फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, और साथ ही थिक एयरवे वॉल सिक्रेशंस भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स मेनली यहाँ पे मिलती है, इसलिए ये न्यूट्रोफिलिक सब टाइप हो गया। अब यहाँ पे एंडोटाइप्स की बात करूँ तो उसके अंदर आप लिख लीजिए IL-8, IL-17A और LTB4, ये आपने नाम सुना होगा, ल्यूकोट्राइन्स B4 सब टाइप होता है। यहाँ पे फिनो यहाँ पे लो होगा, ठीक है, क्योंकि अगेन नॉन एलर्जिक टाइप है तो फिनो यहाँ पे लो होता है। अब न्यूट्रोफिल्स है, बहुत अच्छा देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट निकल के आ रहा है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स है मेनली, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट में अजिथ्रोमाइसिन इज द ट्रीटमेंट, ठीक है, नॉट इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड, नॉट ब्रोंकोडायलेटर्स। न्यूट्रोफिलिक सब टाइप के अंदर तो ऐसा कोई पेशेंट जिसको आपको लग रहा है कि अस्थमा के सिम्टम्स है लेकिन साथ में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा आ रही है, तो उसको आप एजिथ्रोमाइसिन देते हो, या फिर एंटी-TNF अल्फा लाइक इन्फ्लिक्सिमिब यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन और इन्फ्लिक्सिमिब यहाँ पे आपको यूज़ होगा। नेक्स्ट है और लास्ट इसके सब टाइप के अंदर बोलूँगा स्मोकिंग टाइप ऑफ अस्थमा या स्मोकिंग अस्थमा जिसको अपन बोलते हैं। स्मोकिंग एक फिनोटाइप है, ये भी जो स्मोकर्स में मिलता है। आपको पता है कि यूजुअली तो अस्थमा होता है नॉन स्मोकर्स में ज़्यादा होता है, या कहीं यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो COPD होता है स्मोकर्स का इटियोलॉजी होता है। अस्थमा इज नॉट इटियोलॉजी, मतलब सॉरी, स्मोकिंग इज नॉट इटियोलॉजी फॉर अस्थमा, लेकिन ये एक तरह का फिनोटाइप है। क्या लिखा है, एसोसिएटेड विद डेटेरियोरेटिंग लंग फंक्शन एंड रेजिस्टेंस टू कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगेन यहाँ पे भी कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज नहीं होता, तो अब एक जनरल आप याद रख सकते हो जो नॉन TH2 एसोसिएटेड है उनके अंदर स्टेरॉइड का यूज नहीं होता। TH2 एसोसिएटेड के अंदर खाली एक जगह था जो लेट ऑनसेट वाला था, वहाँ भी इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज नहीं होता, वहाँ सिस्टेमिक यूज होता है, ठीक है। तो नॉन TH2 के अंदर स्टेरॉइड का यूज आपका यहाँ नहीं होगा, ठीक है। बायोमार्कर्स यहाँ पे अगेन न्यूट्रोफिल्स होती है, ठीक है, बायोमार्कर्स यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स होती है। स्मोकिंग, अब यहाँ पे क्या रोल होता है स्मोकिंग का वो बता देता हूँ मैं। स्मोकिंग इंक्रीज सेंसिटाइजेशन विद वर्क प्लेस एलर्जेंस। जो स्मोकर्स होते हैं वर्क प्लेस में जो एलर्जेंस होते हैं उनसे ज़्यादा वो सेंसिटाइजेशन कर देता है, उस कारण से एलर्जिक रिएक्शन होती है और ये न्यूट्रोफिल्स आती है, उस कारण से यहाँ पे अस्थमा डेवलप होता है पेशेंट में। फिनो अगेन फिनो यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो नॉन टेस्ट टाइप में आप जनरलाइज रख सकते हो कि सब में फिनो कम होना है, ठीक है। ट्रीटमेंट अगेन स्टेरॉइड नहीं होता ट्रीटमेंट यहाँ पे। ट्रीटमेंट यहाँ पे मेनली क्विट स्मोकिंग, इफ इज क्विट द स्मोकिंग एंड थियोफाइलिन्स आर द ट्रीटमेंट हियर, ठीक है। मिथाइल जेंटिन से अपन बोल सकते हैं थियोफाइलिन यहाँ पे ट्रीटमेंट में आएगा स्मोकिंग रिलेटेड ऑफ अस्थमा के अंदर। तो अगेन मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ कि जो नॉन TH2 टाइप है उसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट नहीं होगा, फिनो कम होगा, ठीक है। नॉन एलर्जिक टाइप होंगे और यहाँ पे इओसिनोफिल की जगह न्यूट्रोफिल्स मेनली होती है। ओबेसिटी को छोड़ दो, ओबेसिटी के अलावा मैंने बताया न्यूट्रोफिल टाइप ऑफ अस्थमा और स्मोकिंग अस्थमा, उस पर न्यूट्रोफिल्स मेनली थी, ठीक है। ओबेसिटी के अंदर अगेन TH2 नॉन मीडिएटेड TNF अल्फा था। ओबेसिटी के अंदर बायोमार्कर के अंदर रखोगे तो कौन सा रखोगे, TNF अल्फा, ठीक है। TH2 एसोसिएटेड मतलब जो एलर्जिक वाले हैं उनके अंदर मेनली इओसिनोफिल्स होती है और साथ में जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, जो TH2 साइटोकाइन जिनको अपन बोलते हैं। तो इंटरल्यूकिन, तो TH2 के अंदर पहला था अर्ली ऑनसेट, उसके अंदर कौन सा था, IL-4, 5, 9, 13 एंड पेरियोस्टिन, ठीक है। लेट ऑनसेट के अंदर कौन सा था IL-5 और IL-13, ठीक है। और एक्सा इंड्यूस के अंदर कौन सा था IL-9, ठीक है, वो था। और AERD एस्पिरिन एक्सरबेट रेस्पिरेटरी डिजीज, उसके अंदर क्या था आपका सिस्टीन ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे एक्सा इंड्यूस्ड है और AERD है, एस्पिरिन वाला और एक्सा इंड्यूस्ड वाला, उसके अंदर मेनली आपको मोंटेलुकास इज द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बच्चों के अंदर मोंटेलुकास इज नॉट द ट्रीटमेंट, बच्चों के अंदर जो होता है वो अर्ली ऑनसेट वाला होता है, तो वहाँ पे मेनली आप क्या देते हो, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आप देते हो, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, फिर से मैं कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कोई वीडियो होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, ओके।